किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करते टाइम शुरू में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किस दिशा में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या टॉपिक है। शुरू में तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि हर रिसर्च किसी प्रॉब्लम के बेस पे रहेगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने के लिए हम एक यूनिक मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। जैसे हर इन्वेस्टिगेटर की एक अलग-अलग तरीके की मेथोडोलॉजी होती है। इन्वेस्टिगेशन के टूल चाहे हर इन्वेस्टिगेटर सेम यूज़ करता है, लेकिन यूज़ करना का तरीका हर एक का अलग होता है। यही चीज़ हमारी मेथोडोलॉजी, इसीलिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम मेथोडोलॉजी का एक अलग चैप्टर रखते हैं वैसे समझाने के लिए। बेसिकली मेथड्स क्या है? मेथड्स एक तरीके हैं अलग अलग टूल्स को यूज़ करके एक सॉल्यूशन को एक्सप्लोर करना। वहीं पे मेथोडोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम सही मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये हमें पता चलता है, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है या कोई आर्किटेक्ट है, वो अ, वैसे तो जो चीज़ काटने के लिए ये भी टूल यूज़ होता है, ये भी टूल होता है, पर क्या ये दोनों रिप्लेसेबल है? मतलब एक दूसरे इंटरचेंजेबल है? या फॉर एग्जांपल हम गलत टूल यूज़ कर रहे हैं किसी गलत चीज़ किसी चीज़ को समझने के लिए या कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए। यही चीज़ हम मेथोडोलॉजी में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम सही तरीके का सही टूल्स यूज़ कर रहे हैं। इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहती है यूजी पीजी लेवल पे कि यहाँ तक लॉजिक तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट को कि उसने क्या सही टूल कहाँ पे कैसे यूज़ करना है या नहीं। अदरवाइज वो फिर ज़बरदस्ती का कुछ ज़ॉम्बी वाला एलिमेंट साफ दिख जाता है कि यहाँ पे इनको या तो बेसिक क्लियर नहीं है या ये ज़बरदस्ती कुछ सोच रहे हैं। ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। और जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हमारा कन्फ्यूजन थोड़ा थोड़ा हट जाएगा और हम एक ही चीज़ के आसपास बार बार नहीं घूमेंगे या कोई इन्फिनिटी वाली बात नहीं करेंगे। हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे और वो एफर्ट्स हो सकता है हमने यूजी पीजी या पीएचडी लेवल पे जो भी हम इस चीज़ को कर रहे हैं उसके लिए हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं बना, पर हमारे एफर्ट साफ साफ दिखेंगे। बेस एलिमेंट ये है कि थॉट, एफर्ट्स और लॉजिक, इनके अंदर की हुई जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं वो अपने आप साफ बताएगा कि यहाँ पे कुछ कोशिश की हुई है और वो सही तरीके से की हुई है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ कोशिश है, कुछ एफर्ट्स है, कुछ पर्पस, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कोशिश करिए। उसका पैटर्न साफ दिख जाता है मेथोडोलॉजी में। और लाइकवाइज अगर हम ज़बरदस्ती करें तो कितने भी ज़बरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश करें कि नहीं ये देखिए ये पैटर्न हमने बनाया है, यहाँ पे एफर्ट्स दिख नहीं रहे। यहाँ पे आपने क्या किया है क्या नहीं, यहाँ का पैटर्न, यहाँ का क्रिएटर बहुत ही बड़ा है, उसका हम क्लेम नहीं ले सकते हैं कि ये भी हमने बनाया भी है। ठीक है, तो ये लॉजिक आई होप मैं थोड़ा सा समझा पाया हूँ। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिसर्च जो एकेडमिक रिगर है उसके अंदर रिसर्च सबसे हाईएस्ट लेवल पे आती है। वहाँ पे हमें ये पता रहना चाहिए कि ये गलती जो हम अगर कहीं से भी अनजाने में भी गलती हो रही है वो गलती हमारी करप्शन के कैटेगरी में नहीं आ जाए कि हम ज़बरदस्ती वो झूठ को, क्योंकि आज के टाइम में एकेडमिक करप्शन पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये एक कंट्री की नहीं पूरे वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ज़्यादा इंटरेस्ट है तो किसी भी एजुकेशन की कोई बड़ी प्राइवेट दुकान या बड़े मॉल में जाके देख लीजिए जहाँ पे अलग अलग तरीके से एजुकेशन बिकती है, या तो उस जगह पे चले जाइए किसी एजुकेशन के स्लॉटर हाउस जहाँ पे आपकी क्वेस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाता है और वहाँ पे बहुत गंदा गेम चल रहा है। वो एजुकेशन की क्वेस्ट की जगह वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रही है, उन स्लॉटर हाउस पे जाके देखिए। और यही रीज़न है कि अगर किसी को रिसर्च का या लॉजिक को एक्सप्लोर करने का, किसी का जो जिज्ञासा वाला एलिमेंट अगर वो स्ट्रांग है, वो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट बाहर बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स बना रहे हैं, अच्छा क्रिएटिव आउटपुट निकाल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अंदर की रिसर्च लैब भी कुछ बड़ा आउटपुट नहीं निकाल रही, राइट? तो ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हमें अपने लेवल पे क्या करना है, क्योंकि अगर हम गलती करेंगे एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, वो ब्लंडर हमारे पे उतना बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने लेवल पे ऑनेस्ट एफर्ट्स करने हैं और वो ऑनेस्ट एफर्ट्स के लिए हम सही तरीके से सही कोशिश करेंगे तो हमारे ऑनेस्ट एफर्ट, हो सकता है हमने बड़ा क्रिएशन नहीं किया है लेकिन थोड़ी सी भी क्रिएशन में जो ऑनेस्टी है दैट विल ऑलवेज से कि यस हमने बड़ा नहीं बनाया लेकिन हमने अपने लेवल पे ये छोटा सा एफर्ट किया है, वो साफ दिख जाता है कि यस
यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ क्रिएट करी है या ये बनाई है या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। इतने ही मिनिमम एक्सपेक्टेशन है और ये चीज़ के बेसिक फंडामेंटल्स अच्छी तरीके से समझने के लिए और इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैंने भी ये वाला जो चैनल है इस पर मैं रिसर्च वाली बात ही करता हूँ। तो मैंने ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने रिसर्च रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया है। जैसे रिसर्च का कोई हम रिसर्च का पेपर पढ़ रहे हैं कोई तो उसके अंदर हम इंग्लिश के अंदर से उसकी स्टैटिस्टिक्स को कैसे अलग करें, कैसे समझें, क्योंकि इंग्लिश में तो वो लिखा हुआ है लेकिन अंदर वो स्टैटिस्टिक्स बोल रही है। अंदर रिसर्च की भाषा में हम वेरिएबल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स ही खेल रहे हैं, उधर गेम वेरिएबल्स का ही है जैसे, और उसी के बेसिस पे हम थ्योरी और वो बनाते हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर अलग अलग प्लेयर्स, अलग अलग उनके बीच में रिलेशन, फादर सन रिलेशन, अलग अलग प्लेयर्स के बीच में रिलेशन, उन रिलेशंस के थ्रू हम स्टडी करके बोलते हैं ये हैप्पी फैमिली है, ये ओपन सोसाइटी है, ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है। वो का वो चीज़ हम वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लोर करी है, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स उनके बीच, और वहाँ से स्क्रिप्ट में हम उसको कैसे समझें ताकि हम लॉजिकल इन्फरेंस ले सकते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग किस लिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। हम इनको इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़, डिफरेंस का मतलब कुछ यूनिक टेक्निक की बात कर रहे हैं हम। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है इस वीडियो में। और इस वीडियो में, पहली वीडियो में बात करिए कि जो हम रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के लिए जो क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस भी हम, उन क्वेश्चंस का भी कुछ पीछे का लॉजिक होता है, उन क्वेश्चंस से भी हम यूनिक इनपुट्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम कैजुअली नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, या रॉन्ग अजम्पशंस पे क्वेश्चन को बिल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इज योर फादर प्राउड टू नो दैट यू आर अ चीटर। अब इस चीटर के अंदर आंसर, रेस्पोंडेंट आंसर यस दे चाहे नो दे, लेकिन रेस्पोंडेंट फंस गया। हमने एक अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है। अब इस वर्ड चीटर को हम किसी भी चीज़ से रिप्लेस करें, गुड पर्सन, एथलीट, क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर, जिससे भी करें, ये हमारा जो बायस्ड क्वेश्चन है, ये लूले लगड़े असम्पशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। इसलिए इससे जो कलेक्टेड डेटा है वो यूजलेस डेटा है। इसलिए क्वेश्चन के अंदर हम बेसिकली उस इंग्लिश में जो स्क्रिप्ट लिख के जो क्वेश्चन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कोशिश सार्थक हो, वो चीज़, और उसके पीछे का लॉजिक हमें क्लियर हो, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। और ये चीज़ थोड़ी एक्सप्लोर करिए। थर्ड पॉइंट इस वीडियो में मैंने इसी के आगे, इन टर्म्स के लिए जो इंग्लिश के जो अलग अलग टर्म्स हैं, वो हर टर्म एक अलग यूनिक स्टैटिस्टिक टूल टेक्निक के साथ में ज़्यादातर अक्सर यूज़ होता है, वो चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश करिए ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इस पे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बात करी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर एग्जांपल हम जब भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम कहीं ना कहीं जैसे भी टर्म यूज़ कर दिया, डिफरेंस मतलब कहीं ना कहीं हम एज कैलकुलेटेड गेस करने की बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस के डेफिनेशन का, हाइपोथेसिस का लिटरल मीनिंग ही गेस है, एजुकेटेड गेस। पर क्या वो गेस कहीं पे भी कुछ भी गेस लगा लें और उसको बोल देंगे हम हाइपोथेसिस है, या कुछ उसके पीछे का लॉजिक है, वो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स से कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दाने जो हैं किसी के छोटे हैं किसी के बड़े हैं, लेकिन सभी एक पर्टिकुलर फ्रूट के दाने हैं। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरा, लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे हमको ये पता है कि इसको हम ग्रेप्स कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई चीज़, कोई नया चीज़ आ जाए यहाँ पे, वो दूसरा फ्रूट है, तो कैसे कहेंगे कि ये बड़ा अंगूर नहीं है, ये कोई दूसरा फ्रूट है। ये चीज़ इसीलिए हम, और डिटेल आप वीडियो में देख लीजिएगा, बट इसीलिए हम यहाँ पे ऑल्टरनेट थीसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर वो लिटरेचर रिव्यू से ही डिराइव्ड होती है। नल हाइपोथेसिस जो है उसको हम बिल्कुल ऑपोजिट लेते हैं कि इसको डिस्प्रूव करने के लिए, और वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही टूल और टेक्निक लगाते हैं। थर्ड पार्ट, हाइपोथेसिस के आगे की पूरी डिटेल, टेल्स क्या है, उसके अंदर रिलेटेड टर्म्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उन पर डिटेल में बात करिए। और नेक्स्ट कम्स
अगर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है, एक ही चीज़ का एक ही डेटा आ रहा है, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। लेट्स से जैसे एडवर्टीजमेंट और सेल का डेटा है, फिगर्स में आ गया तो वो मैट्रिक डेटा है, फिगर्स में आ गया है तो उन फिगर्स को हम प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उन पर रिग्रेशन कोरिलेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन वही डेटा अगर एक डेटा सेट हमारे पास में फिगर्स में है और दूसरा डेटा सेट हाई लो के कॉन्टेक्स्ट में है, या दोनों हाई लो के कॉन्टेक्स्ट में है, तब क्या चीज़ कैसे समझेंगे और किस चीज़ में कैसे कहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, वैसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एंड फाइनली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, कोरिलेशन और रिग्रेशन। बहुत सिंपल तरीके से, जैसे सोसाइटी में हम अलग अलग लोगों के बीच के अलग अलग रिलेशन को हम समझने की कोशिश करें तो उनकी बॉन्डिंग समझ में आती है। हो सकता है उनका बायोलॉजिकल रिलेशन हो या नहीं हो। लेट्स से with age the father's appearance, look and features will change, and with age the appearance of daughter will also change, but the relation between them is something unique, which can be understood। और यही अंडरस्टैंडिंग अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर हम उनके बीच के कोरिलेशन के थ्रू एक यूनिक बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। और वो बॉन्ड का समझना इसका उसका आउटर चीज़ों से कोई उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ कोरिलेशन का पार्ट है। इस चीज़ को यहाँ पे समझाइए। चाहे इस नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी सीरीज़ को, और इसको 5000 से डिवाइड कर दो, लेकिन इनके बीच का जो कोवेरियंस का जो ये वाला फैक्टर है ये अनचेंज रहेगा। ये चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कशन करिए यहाँ पे। इसका मतलब है कि कोरिलेशन टर्म जब भी यूज़ करें उसके पीछे की साइंस और उसके पीछे का लॉजिक हमें क्लियर हो। यही चीज़ आगे रिग्रेशन के टर्म में यूज़ करिए। रिग्रेशन क्या बात करता है, कहाँ पे रिग्रेशन किस चीज़ पे, उसकी बात करने का पर्पस, उसके पीछे के अजम्पशंस क्या हैं, ताकि हम रिग्रेशन की समरी भी अगर यूज़ कर रहे हैं कहीं पे तो उसके अंदर हम किस चीज़ को टर्म को ट्रस्ट करें और कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है। ये कॉन्टेक्स्ट थोड़े रिफाइन करके समझाए हैं। यस, फाइनली एक चीज़ बात करिए कि जैसे मूवी का कैरेक्टर यूज़ करके इसको रिसर्च डिज़ाइन में भी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर बॉर्डर मूवी है, बॉर्डर मूवी के अंदर रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, एक बैटल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उस बैटल के अंदर जो मेन बैटल हीरो है उसके रोल को जस्टिफाई किया या नहीं किया एक्टर ने। अगर अच्छा एक्टर है तो उस रोल को जस्टिफाई कर रहा है, और अच्छा एक्टर सही एक्टर हमने चुना है तभी उस रोल को जस्टिफाई कर रहा है। इसकी जगह हम कोई फनी कैरेक्टर एक्टर डालते हैं तो उस रोल को शायद जस्टिफाई नहीं कर सकता, वीक कर रहा है। तो ये जो इंटरप्ले लोगों के बीच के वेरिएबल्स का है, वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सच में कौन सा वेरिएबल किस चीज़ को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, और उसके अंदर जो रिग्रेशन समरी के अंदर जो अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं वो हमें क्या बताना चाह रही है, ये चीज़ें समझाई है। और इसी को ये वीडियो लिस्ट इसके बारे में, इफ़ इंटरेस्टेड यू कैन एक्सप्लोर। यहाँ पे इसमें रिसर्च रिलेटेड डिस्कशन है, एंड सेम लॉजिक उसकी रिसर्च डिज़ाइन बनाते टाइम शुरू में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक रिसर्च डिज़ाइन में इनहेरेंट फ्लॉ नहीं रखें, वो चीज़, ये चीज़ें समझाई है मैंने इस वीडियो में।